नमस्कार, मैं दिलशाद और आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट नेटवर्क न्यूज। इस वक्त हम कौवाकुल प्रखंड के और कौवाकुल का जो सबसे प्रसिद्ध जगह है और इसे हम पर्यटक स्थल भी कह सकते हैं, कौवाकुल के ये सर्वोदय आश्रम यहाँ पे मौजूद है। और जितना खूबसूरत ये आश्रम है उतना ही खूबसूरत शख्सियत के साथ हम आज बैठे हुए हैं। आश्रम के खादी ग्राम निर्माण मंडल के जो है प्रधानमंत्री जी हमारे साथ हैं, अरविंद जी साथ हैं। इनसे हम आज बहुत कुछ बात करेंगे। और इस आश्रम में हम लोग सिर्फ घूमने के पर्पज से आते हैं और हम लोग को पता नहीं होता कि यहाँ पे हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। लेकिन आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि आज हम जानेंगे कि इस आश्रम में होता क्या क्या है और क्या क्या हम उन सुविधाएं यहाँ से ले सकते हैं। तो सर, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, ये मेरा नाम अरविंद कुमार हुआ और मैं इस संस्था में ग्राम निर्माण मंडल लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी द्वारा संस्थापित संस्था है। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी और जैसा कि नाम है ग्राम निर्माण मंडल और महापुरुष लोकनायक द्वारा संस्थापित है, तो ये संस्था स्थापना काल से ही उनके विचारों पे, गांधी जी के विचारों पे, विनोबा जी के विचारों पे आधारित है और उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाने का काम स्थापना काल से कर रही है। और जैसा कि नाम के अनुसार है कि ग्राम का निर्माण हो, लोगों का सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास हो और गाँव में आर्थिक सुदृढ़ता कैसे आए, इसके लिए संस्था हमेशा स्थापना काल से प्रयासरत रही है। लोग को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए कृषि तकनीक को जानकारी देना, लोगों के बीच में नई तकनीक आया है उसको गांव किसानों के बीच में देना, उसको जानकारी देना, तरह तरह की प्रशिक्षण देना, ताकि कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हो और उसकी आय दुगनी कैसे हो। तो इस पर हमारे 6 डिसिप्लिन के वैज्ञानिक रहते हैं जो गांव-गांव में पूरे नवादा जिला कार्य क्षेत्र है, नवादा जिला के किसानों के बीच में वो काम करते रहते हैं, जानकारी देते रहते हैं। साथ ही साथ ये संस्था गांधी जी के आइडियोलॉजी पर, उनके विचारों को लेकर बहुत वृहद पैमाने पर खादी का काम करती है। खादी का बुनाई करना और खादी वस्त्र का बुनाई करना, कताई करना और उसका बिक्री करना। तो इसलिए कताई कार्य में हमारे साथ 1200 महिलाएं परमानेंट, जिसको हम कहें कि जुड़ी हुई है, जो भिन्न भिन्न ये सूत का कताई करती है। रेशमी सूत हो गया, ऊनी सूत हो गया, सूती का सूत हो गया और महिलाएं कताई करती है। अगर हम कौवाकुल में बात करेंगे, कौवाकुल प्रखंड में, तो 200 महिलाएं हमारे साथ जुड़कर यहाँ काम कर रही है। यहाँ पे सिर्फ कौवाकुल के 200 महिलाएं आपके साथ जुड़कर काम कर रही है। जैसे बगल में ये नदी पे है, जिसको नदिया पर हम लोग बोलते हैं, वहाँ 40-45 चरखा चलता है जो सूती का कताई होता है। आपको कपसिया है जो पहाड़पुर पंचायत में है, वहाँ पर हमारा ऊनी का ये हो रहा है, जिसमें 35 चरखा वहाँ चल रहा है। और एक ये बहुत ही सुदूर इलाका में जो ट्राइबल हमारे जो नवादा के कौवाकुल में है, ये झिलाड़ और गाय घाट में, तो संस्था उसकी आत्मनिर्भरता बने, वो आर्थिक सुदृढ़ता है, तो वहाँ भी हमारा 50 चरखा चलता है। और जो रेशम सूत की कताई महिलाएं करती है, जिससे उनका जीवन यापन में सुधार होता है। और इस सारा सूत कताई होने के बाद फिर हमारा ये कौवाकुल में सिंगना में है, वहाँ सूती कताई होता है। फिर आप रोह में चल जाएंगे, वहाँ भी 100-125 चरखा चलता है। वारसलीगंज चल जाएंगे, वहाँ चलता है। पर्वती में, सुगिया में, लाल बीघा में, नारदीगंज में, यही जगह जगह हमारी चरखा चलता है। कुल 465 चरखा नवादा जिला में हमारा चल रहा है। यानी पूरे नवादा जिला में 465 चरखा चल रहा है। ये समझ लें कि आप ये चरखा चल नहीं रहा, इन 465 चरखा से 465 घरों की जो है ना घर चल रही है। और इसमें महिलाएं आप सम्मान के साथ रोजगार पा रही है, उसका वेजेज मजदूरी के रूप में उनको मिलता है। और उसका फिर सूत कताई होता है, तो फिर हम लोग बुनाई उसको करवा के और अपना 48 वो हमारा बिक्री केंद्र है जिसमें मार्केटिंग करते हैं। तो लगभग हमारा ये 6 करोड़ 6.5 करोड़ का उत्पादन होता है, जिसमें कम्बल से लेकर रुमाल तक हमारे बनता है। इसके साथ ही साथ संस्था स्थापना काल से कृषि के विकास के क्षेत्र में, लोग का सिंचाई का समुचित प्रबंधन हो, उस क्षेत्र में लोगों को स्वास्थ्य
सुविधा मिले उस क्षेत्र में, लोगों को शिक्षा में सुधार हो उस क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं। अभी एक हमारा नाबार्ड के द्वारा काम चला ट्राइबल के लिए, तो ट्राइबल का उसका प्रोग्राम का नाम है वारी योजना। हाँ, वारी योजना। तो इसमें हम लोग 425 फैमिली जो हैं, जो ये ट्राइबल हैं, भुल्ला हैं, संथाली हैं, उस सब के बीच में बगीचा लगाने का काम करें। ये सब गांव दनिया हुआ, रानीगदर हुआ, झरनमा हुआ, करमाटार हुआ, झिलार हुआ, ये सब गांव को किसानों को चयन करके उनका निजी ज़मीन में 1.25 एकड़ में हम लोग प्लांटेशन, फलदार प्लांटेशन करवाने का काम किया है। एक सवाल ये आता है कि जो दनिया गांव का जिक्र किया है, वो गांव पूरे जंगल से चारों पट्टी घिरा हुआ है और वो जंगल का बीचों बीच है, तो वहाँ कितना मुश्किल रहा आपको वहाँ पे लोगों देखिए, को मतलब बताना? हाँ, लोग को बताना बहुत मुश्किल है और वहाँ जाना भी बहुत अपने आप को एक चुनौती है। जाने का कोई साधन नहीं है। अभी आप किसी तरह से जा सकते हैं, मोटरसाइकिल से, साइकिल से जा सकते हैं, और बाकी के 8 महीना मतलब बरसात और बरसात के 4 महीना बाद तक जो पानी बरसात का असर रहता है, तो आप किसी प्रकार से वहाँ पैदल छोड़कर आप जा नहीं सकते हैं। पैदल जाने में आपको पहाड़ के 2 घाट काम ये पार करना पड़ता है। लेकिन हम लोग का संस्था शुरू से दनिया गांव को कई तरह की योजनाओं से वहाँ काम करते रही है, और संस्था वैसे गांव जहाँ मूलभूत सुविधाएं सरकार द्वारा नहीं पहुँची है, वैसे तमाम गांवों के बीच में संस्था जाकर काम करती है। आप गाय घाट की बात करेंगे, झिलार की बात करेंगे, भिक्खोमो की बात करेंगे, तमाम गांव उसी तरह के जो कोसों दूर है प्रखंड कार्यालय से, और उस गांव के लोगों में उतना अवेयरनेस नहीं है कि जाके सरकारी सुविधाओं को प्राप्त कर सके। दूसरा, चाहता भी है तो आने जाने का साधन नहीं रहने के कारण लोग आ नहीं पाता है, प्रशासन वहाँ जा नहीं पाती है, तो जिसमें वो समुचित लाभ जो सरकार द्वारा कई लाभकारी योजनाएं जो चलाया जा रहा है वहाँ तक पहुँच नहीं रहा है। और हम लोग वहाँ नाबार्ड के द्वारा ये बाड़ी योजना के तहत बगीचा लगवाए हैं और सब्जी का खेती करवा रहे हैं। सब्जी से प्रत्येक किसान 6,000-8,000 रुपया, अभी पिछले में हम लोग ने औसत निकाला है, तो औसतन 5,000 रुपया प्रत्येक किसान सब्जी के खेती के द्वारा वो कमाया है। और आने वाला 2 साल के बाद प्रत्येक किसान का जो बगीचा लगा चुका है, जिसका लगभग फ्रूटिंग स्टेज में आ गया, जो 3 साल का हो चुका है, तो आने वाला 2 साल में प्रत्येक किसान का फल से हम समझते हैं कि कम से कम 30,000 40,000 रुपया पर ईयर आएगा आम अमरूद की बिक्री से। यानी सर एक ये बात ये हम पूछना चाह रहे हैं कि एक तो वहाँ पे जाना खुद में एक चैलेंज है सर। तो जैसे जहाँ जहाँ का नाम बताया, दनिया हो गया, करमाताड़ हो गया, वहाँ पे पहुँच पाना जाकर थोड़ा सा बहुत मुश्किल है, लेकिन आपने वहाँ पहुँच करके उनके जो है मेंटली चेंज किया, उनको फिजिकली चेंज किया। ये बताइए कि अभी तक उन लोगों के लिए क्या क्या बदलाव आ गए सर? अभी तक देखिए, अभी तक बदलाव हुआ कि वहाँ जो हम यहाँ से रोज जाकर काम नहीं करते, लेकिन हमारे ऑफिस से मॉनिटरिंग मतलब महीना में 2 बार हमारे कोई न कोई साथी जाते हैं, हम भी जाते हैं। महीना में हम लोग का टारगेट है कि 2 बार वैसे गांव में विजिट करना है, चाहे कोई ऑफिस का आदमी भी है। साथ ही एक स्टाफ हमारा उसी क्षेत्र में रहता है, जो दिन प्रतिदिन उन लोग के बीच में रहकर मोटिवेट करना, उन लोग को प्रेरित करना, उन लोग को जागरूक करना, और बगीचा के प्रति सचेत हो, उसका घेरा, उसका निकौनी, उसका पटवन, तमाम तरह का जो उसके जरूरत है, मोटिवेशन के साथ साथ ट्रेनिंग भी देते हैं, करते रहते हैं। और साथ ही साथ देखिए, बदलाव की बात आता है तो आज तो बदलाव आया है कि वहाँ जब हम लोग ने आहार पेड़ बनवाया था, पहले वहाँ बाजरा और मकई होता था वो सब गाँव में, आज धान की खेती कर रहे हैं, गेहूँ की खेती कर रहे हैं लोग। हम लोग से बात करना चाह रहे हैं, बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों से बात को समझते हैं। पहले जब शुरुआती 20 साल 25 साल पहले की अगर बात करें तो हम लोग जाते थे तो वो लोग भागता था। अच्छा, हाँ, वो लोग भाग जाता था, बात नहीं करना चाहता। ये रीजन क्या था भागने का सर? वो समझता था कि ये लोग कौन हैं, मतलब वो शोषण करने वाले हैं, दिक्कू हैं, इस तरह से वो लोग समझता था कि ये लोग आ रहे हैं, या फिर हम लोग जंगल पर आश्रित हैं, कहीं पकड़ के हमको जेल नहीं दे देंगे। तो ये भय रहता था। सरकारी लोग मुलाजिम समझकर वो लोग भागता था कि सरकार का नुमाइंदा आया है, कहीं हम पर कोई केस नहीं है। जानकारी का अभाव भी कह सकते हैं। हाँ, काफी मतलब पिछड़ा इलाका है, जिसकी वजह से जी। तो हम लोग ने उस सबको
प्रेरित किया, जागरूक किया, जहाँ तक नैतिक शिक्षा का है वो ज्ञान दिया, समय समय पर बुला कर प्रशिक्षण देने का काम किया, कई तरह का प्रशिक्षण, शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण दिया, सिलाई से संबंधित वहाँ के महिलाओं को सिलाई कटाई का प्रशिक्षण दिलवा के उससे जुड़वाया। फिर लाइवलीहुड प्रमोशन के लिए एक हमारा गुंज संस्था है, राष्ट्रीय स्तर का संस्था गुंज है, इसके द्वारा भी कई तरह का काम उस सब गांव में हम कर रहे हैं। सर ये थोड़ा सा हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि शायद ये गुंज संस्था वही संस्था है जो कुछ ही दिन पहले गुंज संस्था के माध्यम से एक झिलार के आसपास एक तालाब खोदा गया था जहां पानी की बहुत समस्या थी, और तालाब खोदने में गाय घाट में, और तालाब खोदने में अरविंद जी का बहुत बड़ा योगदान था, जहाँ पे हिंदुस्तान पेपर लगभग तमाम पेपर में आया था। तो वहाँ पे जाकर के हम इंटरव्यू भी किए थे, तो इनका जो है काफ़ी मेहनत रहा जाकर के उन लोगों को पानी की समस्या दूर हुआ। ये वही गाय घाट है। हाँ, गुंज संस्था वही गुंज संस्था है। गुंज संस्था में आप गाय घाट ने तो आपने देखा ही, गाय घाट में हम लोग गुंज से श्रमदान से शुरुआत किया, और लोगों का पानी का दिक्कत है, ग्रामीणों का कहना हुआ कि पानी हो जाएगा तो हम लोग खेती कर पाएंगे, तो पानी कैसे होगा, तो यहाँ स्रोत है हमारा, तो हम लोग ने श्रमदान किया। उस समय एक गुंज संस्था था जो श्रमदान के एवज में उसको प्रोत्साहित करता था, तो हम लोग ने उस गांव में श्रमदान करवाना शुरू किया। श्रमदान होते 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 उस श्रमदान से ही आहार बन गया, और बन गया तो आज पानी वहाँ मतलब निर्भरता पानी पे आश्रित लोग हो चुका है, और उससे नतीजा हुआ कि इस बार गेहूं का खेती किया, धान का खेती किया, और आने वाला सीजन में उससे पूरे लाभान्वित हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग ने श्रमदान किया झरनवा में श्रमदान हुआ, तो आज नाबार्ड का योजना भी मतलब दिखने में लग रहा है। हम लोग रिसेंटली ये 3-4 दिन पहले दनिया में भी श्रमदान हुआ। श्रमदान के पीछे संस्था का सोच ये है, और गुंज से हम लोग जो प्रोत्साहन लेते हैं तो उसके पीछे सोच ये है कि जलवायु जो परिवर्तन कर रहा है, तो पानी, बरसात का पानी आ रहा है, बारिश हो रही है, बह के चल जाता है, तो जल का प्रबंधन, समूची प्रबंधन हो, बारिश गांव का पानी गांव में रोका जाए, तो इसके लिए श्रमदान हम लोग गांव को प्रेरित कर रहे हैं कि श्रमदान करके तुम गांव का पानी को, बरसात का पानी को गांव में रोको, छोटा सा चेक डैम बना दो, छोटा सा आहार बना दो, छोटा सा गड्ढा कर दो, ताकि बारिश का पानी जो होता है पहाड़ से निकलता है वो आपके गांव में रह जाए। दूसरा दृष्टिकोण ये है हमारा कि जब आहार का, ये जल का संग्रह बन जाएगा, संग्रह केंद्र हो जाएगा, जलाशय ठहरने का आहार पोखर हो जाएगा, तो उससे हमारा बगीचा लोग पटाएगा, बगीचा के साथ साथ सब्जी खेती करेगा, सब्जी खेती के साथ साथ धान गेहूं भी करेगा, और सबसे बड़ा होगा कि क्लाइमेट में ये सहयोग करेगा, वाटर को रिचार्ज करने में सहयोग करेगा। तो हम लोग गुंज के माध्यम से अभी हमारा ये इस वर्ष का ध्येय है और मिशन है कि हम लोग जहाँ भी श्रमदान करवाए तो जल संग्रह से संबंधित हो, जल का स्रोत को हम लोग गड्ढा करवाएं, पानी जो बह रहा है उसको रोकने का प्रयास करें, वृक्षारोपण करवाने का प्रयास करें, ताकि वो जो जलवायु परिवर्तन कर रहा है उसमें छोटा सा सहायक हमारा गांव दनिया, रानीगदर, झरनवा ये सब भी हो जलवायु को प्रतिकूल बनाने में। तो ये ध्येय है हमारा गुंज का। इसके तहत हम लोग ने उससे श्रमदान करवाते हैं, 3 दिन श्रमदान होता है, जिसके एवज में उस प्रोत्साहन किट के द्वारा, किट में कम्बल रहता है, कपड़ा रहता है, चादर रहता है, कभी अनाज भी रहता है, अनाज में चावल रहा, दाल रहा, सोयाबीन रहा, चीनी रहा, तेल रहा, मतलब तरह तरह के, कभी कपड़ा हुआ, जूता हुआ, मोजा हुआ, बैग हुआ, तमाम तरह का चीज़ रहता है, किट अलग अलग होता है। तो गांव से हम लोग श्रमदान करवाते हैं, और उसके बाद में फिर गुंज के द्वारा हम लोग लाइवलीहुड प्रमोशन के लिए हम लोग किट दिलवाया था। जो सब्जी खेती करने वाला है सब्जी का किट दिलवाया, जो मनिहारी करने वाला तो कुछ महिलाओं को मनिहारी के लिए चूड़ी उड़ी लट्ठी का दिया, लड़का जो ये राजमिस्त्री करने वाला है तो राजमिस्त्री के जो किट होता है वो सब दिए हैं। तो लगता है कि ये 22 लोगों को हम लोग ने लाइवलीहुड प्रमोशन के लिए पिछले साल हम लोग ने किट गुंज की सहायता से दिया गया। और गुंज एक सहायता इसमें भी हम लोग को मदद किया कि पिछले आपने भी देखा होगा कोविड के समय में राहत भी लोगों को अनाज राहत का काम, मेडिकल किट और अनाज बांटने का काम गुंज के माध्यम से भी तमाम जंगली क्षेत्र में लोगों से किया था। इसके साथ साथ हम लोग ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते हैं, और ख़ास करके लोगों की मतलब आर्थिक सुरक्षितता कैसे हो, लोग सामाजिक आर्थिक से विकास कैसे हो, सजग कैसे हो, इस दिशा में संस्था देसी विदेशी परियोजनाओं, देसी एजेंसियों से माध्यम बनकर
लोगों को कल्याण करने का काम करती है। संस्था के पास अपना रिसोर्स नहीं है। हम गांव की समस्याओं को ये पहचानते हैं, उसके बाद एजेंसी के पास जाते हैं, एजेंसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारे गांव के क्षेत्र का ये समस्या है, आप इसमें हमको मदद कीजिए। एजेंसी आते हैं और मदद करते हैं। तो इस तरह से कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने का काम हमारी संस्था करती है और करते आ रही है। एक अंतिम सवाल कि हमें लगता है कि जितना भी आपने कोशिश किया सब कोशिश कामयाब रहा। वो जल जमा करने के बाद वो सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो गया और जितना भी क्या वहाँ के लोगों के लिए फ़ायदा ही पहुँचा। लेकिन एक सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं कि अभी तक आपने जो गांव का नाम लिया, जैसे रानी गदर हो गया, दनिया हो गया, जरलमा हो गया, जिलार हो गया, अभी तक कितने वृक्षारोपण कर चुके हैं सर? अभी तक वृक्षारोपण हम लोग वो सब जो 4 गांव में बताए हैं, ये 9,800 पौधा बच रहा है आम अमरूद का। अच्छा। लगभग 1200-1400 पौधा हमारा मर गया जो नींबू का था, अनार का था। तो इसमें अभी हम ये में देखें, वर्तमान में देखेंगे तो 10,000 पौधा हमारा एग्जिट है अभी तक। और ये भगवान ने करे कि अगला साल भी अनुकूल रहेगा तो अगला साल तक बच जाएगा तो 10,000 पौधा हमारा वो 4-5 गांव में मौजूद रहेगा। और दूसरी ये बात है कि इसके लिए हम लोग आगे के गांव के लिए फिर हम लोग प्रयासरत हैं कि और दूसरे गांव में भी इस तरह से हम लोग पौधा लगावें। इसके लिए भी कई एजेंसी से हम लोग बात कर रहे हैं। इस वर्ष भी हम ये जिला उद्यान से बात किए हुए हैं। आंवला की खेती पर हम लोग बल दे रहे हैं ताकि आम अमरूद के अलावे वो लोग किसान को आंवला भी 2 एकड़ 10 एकड़ में गांव में लग जाता है तो वो भी आर्थिक स्रोत का कारण हो जाएगा, पर्यावरण को संतुलन बनाने में सहायक हो जाएगा और उसकी आमदनी भी बढ़ेगी। तो हमारा प्रयास है अगला इसे आने वाला अथी में हम लोग उसमें हर गांव में 10 एकड़ 5 एकड़ में आंवला का खेती भी करवाएंगे। सर यहाँ पे तो आपने एक काम किया लेकिन उनका 2 समस्या का हल हो गया। एक तो आप वृक्षारोपण किए जिससे वातावरण दृष्टि से तो हमारे फायदा ही पहुँचा रहा है, लेकिन जो लोग मतलब जो जंगल के बीच में बसे हुए जो पेड़ पौधा काट करके अपनी जिंदगी यापन कर रहे थे वो अब उसी पेड़ पौधों को लगा करके अब जिंदगी यापन करेंगे, आश्रित हो रहे हैं। हाँ। इससे ये हो रहा है कि अपना जो वन विभाग पे आश्रित था, वन के संपदा को काटता था, नुकसान करता था। और उसका हम लोग का एक ये भी सोच है कि जब उसका अपना आम हो जाएगा तो जलाने के लिए अपना काटेगा। कुर्सी बनाना हो, चौकी बनाना होगा तो अपना पेड़ को काटेगा। वन को जो नुकसान करता तो वो भी नहीं होगा और वो अपने पर आश्रित होगा। उससे आमदनी भी उसकी बढ़ जाएगी, फल बेचेगा, उससे सब्जी का खेती करेगा और जो बंजर जमीन था उसका यूटिलाइज भी हो गया। तो तमाम तरह का लाभ किसानों को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आप हमारे साथ बने रहे और आपको हम इसके बाद अगले पार्ट में हम दिखाएंगे कि कौवा सर्वोदय आश्रम में क्या क्या चीज़ का परीक्षण कराया जाता है और क्या क्या सुविधाएं दी जाती है। तो आप हमारा वीडियो अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करें। धन्यवाद। हाँ, दूसरा पार्ट हमारा आने ही वाला है, आप लोग इंतजार करें।